अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। भारत की पाकिस्तान पर हमले की नाकाम कोशिश और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में होने वाले सीज फायर को आज 8 दिन हो चुके हैं और जब से सीज फायर हुआ है तब से पाकिस्तान में इस जीत को लेकर जश्न मनाया जा रहा है और सिर्फ जंगी महाज पर ही नहीं बल्कि सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से मुतल्लिक मुसलसल मुस्बत बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान से तजारत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बरतानवी वजीर खारजा 4 साल बाद पहली दफा पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने भी बयान दिया है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम वाक़े में मुलव्वस होने के कोई सबूत नहीं दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दोस्त ममालिक चीन, तुर्की और अजरबैजान भी खुलकर पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इन्हीं मामलात को लेकर भारत में गुस्से और इंतकाम की आग भड़क रही है। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सबसे बड़ी नाकामी और ट्रंप की धमकी पर मोदी की जंगबंदी को उनके कैरियर का सबसे बड़ा धब्बा करार दिया जा रहा है। मोदी हुकूमत के सामने यह सवाल बार बार आ रहा है कि भारत जिसने यह दावा किया था कि वो पाकिस्तान को दुनिया भर में आइसोलेट यानी तनहा कर देगा, वो भारत आज खुद क्यों तनहा हो गया है। आखिर क्या वजह है कि कोई भी बड़ा मुल्क भारत के मौकिफ की वाज़ेह हिमायत करने को तैयार नहीं है और क्यों आज ये नौबत आ गई कि क्लिंटन दौर के बाद दोबारा पाकिस्तान और भारत को एक ही सतह पर यानी कि हाइफेनेट करके देखा जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी को नरेंद्र मोदी के माजी के बयान याद दिलाकर ताने कस रही है। भारतीय मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो भी अमेरिकी सदर ट्रंप के सीज फायर के ऐलान और बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेने पर अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, जबकि बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए मोदी हुकूमत पर सवाल उठाने वालों और हुकूमत की लाइन टोन ना करने वालों को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट रही है। और नौबत यहां तक आ गई है कि भारतीय हुकूमत ने यूट्यूबर्स को पाकिस्तान का जासूस करार देकर गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के साथ हालिया कशीदगी में सिफारती और फौजी समेत मुख्तलिफ महाजों पर वाज़ेह शिकस्त खाने के बाद अब मोदी सरकार ने अपनी अंदरूनी सियासत बचाने और दुनिया के सामने भारत को विक्टिम साबित करने के लिए सिफारतकारी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से जंगी महाज पर नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए मोदी हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें तश्कील दे दी हैं, जो सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक आगाही देंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये कमेटियां इस माह के आखिर में बैरून मुल्क के दौरे करेंगे और गैर मुल्की हुकूमतों, थिंक टैंक्स और मीडिया से बातचीत करके अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र दुनिया के सामने रखेंगी। अहम बात यह कि इन कमेटियों में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा शशि थरूर समेत मुख्तलिफ जमातों के अरकान को शामिल किया गया है, मगर शशि थरूर की कमेटी में शमूलियत को लेकर भी भारत में एक सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कांग्रेस पहले तो इन कमेटियों की अफादियत पर ही सवाल उठा रही थी, मगर इसके बावजूद कांग्रेस ने इन कमेटियों के लिए अपने जिन 4 अरकान का नाम दिया था उसमें शशि थरूर का नाम शामिल नहीं था, मगर इसके बावजूद बीजेपी हुकूमत ने शशि थरूर का नाम कमेटी में शामिल कर दिया है और शशि थरूर ने भी इस मामले पर अपनी पार्टी के साथ खड़े होने के बजाय पार्टी के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। बहरहाल इस वक्त ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान से जंग में 6 तैयारों, कई एयर बेसिस और एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही के अलावा सिफारती सतह पर नाकामी के बाद भारत की दौड़ें लग गई हैं और ये वाज़ेह हो रहा है कि इस जंग में भारत को सिफारती और इंफॉर्मेशन की जंग में जो जिस कदर नुकसान उठाना पड़ा है उसकी भरपाई सिर्फ मोदी हुकूमत के बस की बात नहीं है। इसलिए वो मोदी जो ऑपोजिशन को घास तक नहीं डालते थे, अपनी माशी तरक्की की वजह से तकब्बुर का शिकार होकर दुनिया को आंखें दिखाते थे, उन्हीं मोदी को अब ऑपोजिशन जमातों की जरूरत पड़ गई है कि वो दुनिया में जाकर भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह करें। मगर कांग्रेस ने जंग में शिकस्त के बाद सिफारतकारी की कोशिश पर सवालात उठाते हुए कहा है कि जब जंग में कोई भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ तो अब क्या होगा। जब चिड़िया चुग गई खेत तब पहचाने से क्या होता है। जब युद्ध के समय ही कोई देश आपका नहीं खड़ा हुआ तो अब जाकर के प्रचार प्रसार करें, अच्छी बात है कि एक पाकिस्तान छोटा सा देश और फेल्ड स्टेट और टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा हमारे यहाँ, जाके रोएंगे। अरे उसको जाके रोना चाहिए, पाकिस्तान को जाके रोना चाहिए कि हमें भारत से बचाइए। अब ये जाके रोएंगे जिनका ऐसा नकारा विदेश मंत्री, इतना नकारा विदेश। यानी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के वजीर दिफा, वजीर खारजा, वजीर दाखिला समेत तमाम अहम वज़रा जो खुद अपने सहाफ़ियों के सवालों का सामना करने को तैयार नहीं थे, वो दूसरी जमातों के अरकान को गैर मुल्की दौरों पर भेज रहे हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान के नायब वजीर आजम समेत तमाम अहम वज़रा मीडिया का सामना कर रहे थे, दुनिया भर के सहाफ़ियों के सख्त सवालात का जवाब भी दे रहे थे, उस वक्त भारत का कोई वजीर दुनिया के सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं था
और अब भारत की एक ख्वाहिश है कि दुनिया उसका मौक़िफ़ सुनकर यह माने कि भारत एक गैर जिम्मेदार या जारियत पसंद मुल्क नहीं बल्कि विक्टिम है। मगर देखना होगा कि भारत अपनी नाकामी को कामयाबी में तब्दील करने की कोशिश में किस कदर कामयाब होता है, क्योंकि इस पूरी सूरत हाल में भारत को अमरीकी सदर की सूरत में सबसे बड़े चैलेंज का सामना है, जो न सिर्फ भारतीय हुकूमत की नाराजगी को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं बल्कि मोदी से वो दोस्ती भी नहीं निभा रहे जिस दोस्ती का दावे नरेंद्र मोदी ने खुद किए थे। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय हुकूमत हो, ऑपोजिशन या भारतीय मीडिया, इन सब की वाज़ेह फ्रस्ट्रेशन के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप पिछले 8 रोज में 7 बार पाक भारत सीज फायर का क्रेडिट लेकर भारत के जख्मों पर मुसलसल नमकपाशी करते नजर आए हैं। और आज एक बार फिर फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में उन्होंने इसी बात को दोबारा दोहराया। A bigger success than I'll ever be given credit for. That those are major nuclear powers. Those are not like a little bit, and they were angry. And the next phase was probably, did you see where it was getting? It was tit for tat, to a point where the next one's going to be, you know what, the N-word. You know what the N-word is, right? Nuclear. Yeah. Thank you. Thank you for the clarification. I figured you'd want to clean that up. No, it's the N-word. That's a very nasty word, right? In a lot of ways. The N-word used in a nuclear sense, that's the worst thing that can happen. And I think they were very close. The hatred was great. And I said, we're going to talk about trade. Great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. And because it does take two to tango. And with India, I felt very certain. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them. And yet I have a good relationship with a lot of people that you wouldn't believe. But I stopped that war. That was going to be a nuclear war. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार-बार पाकिस्तान और भारत का एक साथ जिक्र कर रहे हैं। जंग बंदी का क्रेडिट लेकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी करवाने की बात कर रहे हैं। और यही वो बात है जो भारत की फ्रस्ट्रेशन और गुस्से की वजह बन गई है। और अमेरिकी सदर ट्रंप के इसी किरदार और मसला कश्मीर के आलमी सतह पर दोबारा उजागर होने को भारत की खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया जा रहा है। भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया तो अमेरिका, चीन, तुर्की, अजरबैजान को गालियां देकर अपनी भड़ास निकाल रहा है, मगर मेन स्ट्रीम से हटकर कई भारतीय साफी सवाल कर रहे हैं कि कहां गया वो भारत जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के दावे करता था मगर अब खुद आइसोलेट हो गया है। कहां गए वो जयशंकर जो दुनिया को बातें सुनाते थे मगर आज भारतीय साफियों के सवालों का सामना करने से भाग रहे हैं। इसी तरह भारत के साबिक वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने भी एक इंटरव्यू में यही कहा है कि भारत अवाम ये मान चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हो चुका है और मोदी अमेरिका के सामने लेट चुके हैं। देश की जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो चुका है और भारत अमेरिका के सामने झुक गया है। मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए हैं क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं है, उसका जो भी कारण हो, कि वो ट्रंप के सामने मजबूती से खड़े होके भारत के हितों की रक्षा करें। और ये मोदी जी के लंबे करियर का सबसे बड़ा धब्बा है जो कि आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है। भारत में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को धब्बा करार दिया जा रहा है। जो दावे किए गए थे उन पर सवालात किए जा रहे हैं, जिसकी वजह शायद यह है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने गरूर में आकर जो इमारत खड़ी की थी उसकी बुनियाद इंतहाई कमजोर थी। भारत ने पहलगाम वाक़े के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान को जिस तरह मुर्द इल्जाम ठहराया उसे किसी ने कबूल नहीं किया और झूठे बयानी की आड़ में पाकिस्तान पर हमले ने भारत की रही सही साख को भी तबाह कर दिया। पहलगाम वाक़े के बाद कई गैर मुल्की सिफारतकारों ने बताया कि भारत ने इस वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने के कोई सबूत नहीं दिए, जबकि कल पाकिस्तान के दौरे पर आए बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने भी इस बात की तस्दीक की कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात के अभी तक कोई सबूत नहीं दिखाए और बगैर सबूत पाकिस्तान पर हमले की इसी पॉलिसी की वजह से आज भारत दुनिया में खुद आइसोलेट हो चुका है। वही भारत जो पाकिस्तान को तनाह करने के दावे किया करता था। जब भी पाकिस्तान की बात आती थी तो रशिया अकेला देश हमारे साथ होता था। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। ये पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है। इन दिनों 5 साल में आप देखते होंगे अनेक घटनाओं में कि अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। मगर आज हालात 180 डिग्री का टर्न ले चुके हैं, हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। भारत को इसराइल के सिवा
किसी मुल्क की मुकम्मल हिमायत हासिल नहीं थी, जबकि चीन, तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत में सामने आ चुके थे। और अमेरिका, बरतानिया, रूस समेत अक्सर ममालिक ने इस हालिया कशीदगी में न्यूट्रल किरदार अदा किया, जिसकी वजह भारत का वो एरोगेंट एटीट्यूड है जो पिछले कुछ सालों में भारतीय वजीर खारजा के बयानात में सामने आता रहा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के इस घमंड और तकबराना लहजे की वजह शायद ये खुशफहमी थी कि वो चीन और अमेरिका की तरह दुनिया की बड़ी मुआशी और सियासी ताकत बन गया है। सिर्फ भारतीय हुकूमत ही नहीं बल्कि भारतीय मीडिया, साबिक फौजी अफसरान और दानिशवरों को भी ये गलत फहमी हो गई थी कि वो दुनिया को आंखें दिखाएंगे और विद अस और अगेंस्ट अस का असूल बनाकर दुनिया को अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे, और जो भारत का साथ नहीं देगा वो न्यूट्रल नहीं बल्कि भारत का दुश्मन होगा, अब चाहे वो अमेरिका, चीन हो या तुर्की हो या अजरबैजान। मगर हालिया कशीदगी ने भारत को कई रियलिटी चेक्स दिए हैं, जिसके बाद अब इसे अपने सियासतदानों को दुनिया की दौड़े लगवाने का ख्याल आ गया है। अहम बात यह कि इस वक्त भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के इस बयान को भी लेकर भारत में शदीद तनकीद हो रही है, जिसमें उन्होंने 2 रोज पहले कहा था कि भारत ने 7 मई को कार्रवाई से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि भारत दहशतगर्दों के मुबैना ठिकानों को निशाना बनाएगा। कल भारत के नामवर सहाफी ने इस बयान पर कड़ी तनकीद की थी, जबकि आज कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को कार्रवाई से पहले इत्तला देना जुर्म है, और भारतीय वजीर खारजा ये एतराफ़ कर चुके हैं कि भारतीय हुकूमत ने ऐसा किया था। इसलिए अब वो ये बताएं कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था और इसके नतीजे में हमें कितने तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। यानी अब सिर्फ भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत से पाकिस्तान के हाथों अपने तैयारों की तबाही का सवाल नहीं कर रहा, बल्कि भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन ने भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। जबकि दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत और फिजाइया ने भी पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का दावा किया था, मगर इन दावों को कोई संजीदा नहीं ले रहा। कुछ रोज पहले एक इंटरव्यू में जब यही सवाल अमेरिकी प्रोफेसर क्रिश्चियन फेस से हुआ तो उन्होंने फौरी जवाब दिया कि ये एक बकवास दावा है। India's Director General of Air Operations, a gentleman called Air Marshal Bharti, in a formal press briefing has claimed that India has shot down an unspecified number of Pakistani Air Force planes. He claims he knows the number, but he's also refused to reveal it. As far as I know, no international media has mentioned this whatsoever. How do you view this claim? As bakwas. There's no evidence for it. It's even more outrageous than the 2019 canard that the Indians shot down an F-16. यानी जंगी माज से लेकर बयानिए की जंग तक हर जानिब से भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, और शर्मिंदगी से बचने और नाकामी छुपाने के लिए भारत ने अपने शहरियों को जासूस और गद्दार करार देना शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा समेत हरियाणा और पंजाब से 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ज्योति मल्होत्रा पर यह इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने 2023 में पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तानी एजेंटों से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए मालूमात शेयर की। यानी भारत में इस वक्त अजीब किस्म का पागलपन दिखाई दे रहा है। अपने शहरियों को गद्दार करार दिया जा रहा है, जो तुर्की और अजरबैजान जाए उसे भी गद्दार ठहराया जा रहा है। जो बॉलीवुड अदाकार बीजेपी की मर्जी का पोस्ट ना लगाए वो भी गद्दार है, और भारतीय मीडिया को देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी के हिमायत याफ्ता लोगों के सिवा भारत में हर कोई गद्दार है। हम इस पूरी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे और तजिया हासिल करेंगे। ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज भारत के अंदर से तनकीद हो रही है कि वो मोदी जो 2019 में कहते थे कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है, पाकिस्तान आइसोलेटेड है, लेकिन आज ये क्या हुआ है कि भारत इस पूरे मामले पे आइसोलेटेड नजर आ रहा है, जबकि पाकिस्तान के जो दोस्त हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने। एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एजाज साहब, अमेरिका पाकिस्तान से मुतल्लिक मुसलसल मुस्बत बयान दे रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, पाकिस्तान के दोस्त इस पूरे मामले पे पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए, लेकिन इंडिया के अंदर से तनकीद हो रही है कि मोदी जो कि आइसोलेट करना चाहते थे पाकिस्तान को, बड़ा पैसा खर्च किया, बड़ी लॉबिंग की इसके लिए, लेकिन आज पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है, इंडिया आइसोलेट होता जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है बाकायदा उनकी। क्या वजह आपको इसकी नजर आती है? जी, उसकी वजह एक ही है कि आज तक हिंदुस्तान ने कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं दिया। आफ्टर ऑल बाकी दुनिया भी इंटेलिजेंस रखती है, बाकी दुनिया भी अपने ज़राए हैं उनके मेजर करने के, और उनको नज़र आ रहा था कि इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान ने इतनी एरोगेंस दिखाई कि बगैर सबूत शेयर किए हुए किसी से भी, पाकिस्तान से ना करें किसी से भी,
उन्होंने ये पाकिस्तान पे ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि उसके बाद हम पे हमला कर दिया। तो वो जो उनके दोस्त थे वो भी देख रहे थे कि ज्यादती की एक इंतहा होती है जो हिंदुस्तान ने की इस वजह से, वरना हिंदुस्तान वही है, बड़ा मुल्क है, मंडी है, सारा कुछ है उनके, लेकिन वो ये इनको नजर आ रहा है कि ये तो एक ही मुझे नजर वजह समझ आती है। और दूसरा पाकिस्तान का तहम्मुल भी उनको नजर आया है। पाकिस्तान ने, आपको पता है कि उन्होंने पहले 7 मई की सुबह सुबह मिसाइल भेजे, फिर 8 मई को ड्रोन भेजे, फिर 10 मई की सुबह जब हमला किया उनमें से एक हमला तो नूर खां बेस यानी हमारे सारे हेडक्वार्टर्स के बहुत नजदीक किया जी। तो ये सबको ही नजर आ रहा है कि ये कहाँ पे ले जा रहे थे मामले को, बड़ी गैर जिम्मेदारी। और मेरा ख्याल एक और वजह भी बन सकती है, तो वो हिंदुस्तान का मीडिया है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स की पूरी स्टोरी है कि हिंदुस्तान का मीडिया ने इतना झूठ बोला कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। तो ये तमाम वजूहात मिलकर मुझे लगता है कि उनका क्रेडिबल नहीं रहा उनका नैरेटिव। और एजाज साहब, अब इंडिया ने ऑलमोस्ट एडमिशन कर लिया है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब उन्होंने, हुकूमत ने एक 7 सिफारती टीमें तश्कील दी हैं जिसमें मुख्तलिफ पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं, शशि थरूर को उनमें शामिल किया गया है। तो ये तो एक एडमिशन है कि हमारी सिफारतकारी नाकाम हुई है, इसलिए 7 टीमें तश्कील दो जो दुनिया भर में जाके भारत का मौक़िफ़ उजागर करेंगी। और ये भी साबित करता है ये बात कि नरेंद्र मोदी अब इतने कमज़ोर हो गए कि वो अपनी जमात या अपनी हुकूमत के तौर पे सिफारतकारी नहीं कर पा रहे, वो दूसरी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसमें आपको ये इसको आप कैसे देखते हैं? जी, इसमें यानी कहा जा सकता है जो आप ये कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाई है। उसमें मैं अभी पढ़ रहा था हिंदुस्तान टाइम्स में, जब आपका भी आया मैसेज, वो शशि थरूर को उन्होंने गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया, उनकी पार्टी ने नहीं किया, तो वो कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो ये मेरा अपना ये ख्याल ये है कि इन चीज़ों से वो कंपनसेशन तो शायद ना हो सके जो वो नहीं कर पा रहे और करना चाहिए, विच इज प्रोवाइड एविडेंस। अगर वो एविडेंस प्रोवाइड कर दे तो ये डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं। ताहम हिंदुस्तान के पास बहुत सारे जराए हैं अपना पैगाम पहुंचाने के, अगर चाहे ये गलत पैगाम है लेकिन वो कोशिश करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए भी ये जरूरी है कि हम भी कोई ना कोई अपना नुक्ता नजर, क्या हमारा काउंटर क्या होना चाहिए जरा बताइएगा, और हमें क्या करने की जरूरत है इसको काउंटर करने के लिए? जी, हमें मेरे ख्याल में जो मैंने बड़े अरसे से एक दरखास्त कर रखी है कि हम डोजियर्स बनाएं। जो हिंदुस्तान का टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर है, ये बड़ा वक्त अच्छा है, लोगों के सिंपैथेटिक ईयर्स हैं, वो सुनना चाहते हैं। तो हम ये जाफर एक्सप्रेस में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, बलूचिस्तान में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके सबके डोजियर्स बने। वो डोजियर्स हमारे एनवॉइस, स्पेशल एनवॉइस लेकर जाएं जो उस मुल्क को जानते हों, और हमारे एम्बेसडर्स को भी। मैं समझता हूँ कि हमारे जो एम्बेसडर हैं लंदन में और वाशिंगटन में, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी वहाँ पे उस जगह पे मीडिया में एक्सेस है। हमारे एनवॉइस को वो थ्रू करवाएंगे, लेकिन सिर्फ उन लोगों को भेजिए जो आर्टिकुलेट कर सकें अपना। मेरा मतलब ये कि सिर्फ एक सिंबॉलिक ना खाली हो, बल्कि पार्टीज के अंदर से ही लोग उठाएं, लेकिन वो लोग अच्छी तरह बोल सकते हो, क्योंकि हमारा नुक्ता नज़र ज़रा पहुंचाना ज़रूरी है। हमारे पास अंग्रेजी का चैनल भी नहीं है। हमारे जो थिंक टैंक्स हैं वो, उनको भी दे शुड आल्सो गेट कनेक्टेड विद देयर रिस्पेक्टिव थिंक टैंक्स जो बाहर के हैं, अमेरिका के स्पेशली। तो करने को अभी मेरा मतलब कि रेस्ट ना कीजिए, खाली ये ना करें कि भाई हमने जीत लिया तो इसलिए अब वो पूरा जोर लगा रहे हैं। हमें बाकायदा हर चीज़ का जो हमने सोचा था कि क्विड प्रो क्वो का प्लस करेंगे, हमें इस मैदान सफारतकारी में भी करना चाहिए। और एजाज साहब, 2-3 चीज़ें आपने जैसे मेंशन की कि हमने बड़ा एक तहम्मुल का मुजाहरा किया, हमने मैसेज पीस कर दिया कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, जंग नहीं करना चाहते, वॉर मॉन्गरिंग हमने नहीं की। ये सारी चीज़ें हमारे क्रेडिट पे जाती हैं, लेकिन साथ ही कहीं आपको लगता है कि हमें जो है वो जो हम एतराफ़ तो हम करते ही हैं कि माजी में हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए भी हमें कोई क्रेडिबल इकदाम ऐसे लेने पड़ेंगे कि बार बार दुनिया हमारी तरफ ना देखे। जैसे हमने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट तहकीकात के लिए तैयार हैं, अगर दुनिया में इंटरेस्टेड नहीं है, इंडिया भी इंटरेस्टेड नहीं है, हम खुद कराएं, और अगर कोई उसमें मुलविस होता है तो हम फिर उनके खिलाफ एक एक्शन लें। जी, मेरा ख्याल है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो ऐसे मिलिटेंट्स थे जिन्होंने कोई इस किस्म का उनके इरादे हों, उनका कलाकुमा करना चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। और पाकिस्तान ने किया भी है। देखें ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आई यहाँ पे, 1373 मॉनिटरिंग टीम आई यहाँ पे। पाकिस्तान को फैटअप की ग्रेड लिस्ट से इसीलिए निकाला था ना कि हमने काम किया था। मैंने एक IG साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो जिसको ये कहते हैं लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर्स है मुरीद के, आप जाके देख लीजिए वहाँ पे। तो वहाँ पे जाएं, सेमिनार्स कराएं, कॉन्फ्रेंसेस कराएं। हमें
वाकई ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए कि दुनिया हमें ये कहे कि नहीं जनाब अभी कोई लोग वहां पे ऐसे बंदे हैं जो ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तो खुद निपट रहा है उन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है ये कुछ ऐसे लश्कर हैं जो पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ हो गए थे, पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो हमने, मेरे ख्याल में आपकी बात सही है कि मौका भी नहीं देना चाहिए, लेकिन जो हमने अच्छा काम किया वो भी शो केस करें ना, वो भी जरूरी है कि दुनिया को पता चले कि हमने ये काम किए हैं जो, और हमारी कमिटमेंट थी कि हम अपनी सॉइल यूज नहीं होने देंगे, एंड देयरफॉर वी हैव लिव्ड अप टू दैट कमिटमेंट। ये बड़ा जरूरी है दुनिया को बताना। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, हमारे साथ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जहां भारत की जारियत की वजह से भारत में सियासी तकसीम बढ़ रही है, वही ये भारतीय इकदाम पाकिस्तान में सियासी तकसीम के खात्मे की वजह बन गया है और पूरी कौम भारत के जंगी इकदाम के खिलाफ इस वक्त मुत्तहद और यकजा है, जिसका एतराफ खुद हुकूमत भी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये यकजहती वक्ती है या इससे पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आएगी, जिससे बहुत से लोग सियासी सीज फायर का नाम भी दे रहे हैं। अहम बात यह कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कौमी यकजहती की जरूरत पर जोर दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी मुज़ाकरात में शामिल होने की दावत दी थी, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर अली खान ने वजीर आजम की इस पेशकश का खैर मकदम किया था। ताहम पार्टी हलकों ने वाजे कर दिया था कि इमरान खान की रजामंदी के बगैर कोई वाजे पेशरफ नहीं हो सकती। इसके अलावा 2 दिन पहले इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौर ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाज़त मिलने की तस्दीक की थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि इमरान खान कोई डील नहीं करेंगे। और इसी दौरान ये क़यासराई भी होती रही कि पाक भारत कशीदगी के दौरान अडियाला जेल में इमरान खान से किसी गैर सियासी शख्सियत ने भी मुलाकात की थी, जिसमें उन्हें भारतीय जंगी इक़दामात और पाकिस्तान के जवाब पर ब्रीफ किया गया था और इन राब्तों के नतीजे में इमरान खान की जल्दी रिहाई भी मुमकिन हो सकती है। जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इमरान खान की रिहाई पर बात करते हुए कहा है कि निज़ाम को एक मौका दे रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करें और अगर ऐसा ना किया गया तो सड़कों पर तहरीक चलाएंगे। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने रिहाई की बातों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक को कमज़ोर करने की एक साजिश करार दिया है। अलीमा खान ने कहा है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक का ऐलान करती है तो इमरान खान की रिहाई की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। कितनी दफ़ा इमरान खान की रिहाई की बातें हुई हैं, कितनी दफ़ा जब पता चलता है कि एहतजाज होने लगा है, इमरान खान ने तहरीक की आवाज़ उठाई, साथ ही उन्होंने शुरू कर दिया कि हम इमरान खान रिहा होने लगे और घबरा जाते हैं। जब ये हुकूमत घबराती है फिर इनके जो लोग हैं वो टीवी पे आके शुरू कर देते हैं कि जी इमरान खान रिहा होने लगे, ताकि लोग तहरीक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। ना कोई बातचीत हो रही है। मुझे बताएं शहबाज शरीफ से क्यों बात करेगा इमरान खान, और इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। गौहर साहब ने वो क्लियर कर दिया। और इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी। हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस पूरे जंगी माहौल में एक बात सामने आई कि जो सियासी जमातें हैं उनमें यकजहती थी। वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि सियासी यकजहती पैदा करें, लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि क्या इससे बढ़कर भी कुछ होगा? क्या ये जो यकजहती है ये किसी सियासी तब्दीली का बायस बन सकती है या नहीं? और इस हवाले से फिर ये क्या सराहियाँ हो रही हैं कि इमरान खान से जेल में जाकर एक गैर सियासी शख्स ने मुलाकात की और पूरा ब्रीफ किया सूरत हाल पर, और ये कहा कि आपकी जो सोशल मीडिया टीम्स हैं उनको कहें कि इस वक्त वो फौज के खिलाफ बात ना करें, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात ना करें, और जवाब में फिर उनसे शायद ये भी कहा गया कि आपके लिए जो रिहाई का मामला है वो उसका भी बंदोबस्त होगा। कुछ ऐसा हुआ है? कोई ऐसी मुलाकातें, क्या खबरें हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की अक्सरियत इस बात की तरदीद कर रही है, और दूसरा ये कि अभी जिस वक्त मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, इरफान सिद्दीकी से मेरी चंद लम्हे कबल ही बात हुई है। वो आज नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करके आए हैं। उनसे मैंने पूछा कि क्या सियासी या गैर सियासी शख्सियात में से कुछ मिलने के लिए कोई गया अडियाला, तो उन्होंने कहा कि ना ही बातचीत हुई, ना मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही कोई मिलने के लिए गया है। ये तो हुकूमत की तरफ से एक तरह से मौक़िफ़ हो सकता है। दूसरी तरफ PTI की जानिब से अलीमा खान समेत असद कैसर और दीगर रहनुमा ये बता रहे हैं कि कोई इस तरह की मुलाकात नहीं हो रही या डील के हवाले से कोई रवाबित नहीं है, और बैरिस्टर गौहर ने ख़ुद इसकी तरदीद कर दी है। जहाँ तक बानी PTI के मौजूदा तब्दीलियों के हवाले से मामलात पर बात कीजिए तो गुज़श्ता जो मुलाकातें हुई हैं बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान समेत
समेत दीगर अफराद की बानी पीटीआई से। तो इस मौका पर बानी पीटीआई ने एक मामले पर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया, बरहमी का इजहार किया। वो मामला पे रोल पर रहाई का केस था। उन्होंने कहा कि मुझसे मुशावरत के बगैर क्यों ये केस किया गया, क्योंकि पे रोल पर रहाई के हवाले से जो शराइत उसमें शामिल थीं, उन्होंने ये बताया, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इससे डील का तासुर जाता है, तो क्यों अली अमीन गंडापुर या लतीफ़ खोसा ने ये पे रोल पर रहाई की दरख्वास्त दी है और ये नहीं देनी चाहिए थी। इसके अलावा पीटीआई के हवाले से चंद और नुकात आए हैं, जहाँ तक ये एक तरफ कहा जा रहा है मुज़ाकरात करेंगे, दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट हाउस में असद कैसर अपोजिशन चैम्बर में बैठे थे, उनसे मेरी बात हुई। असद कैसर ने मुझे ये बताया कि इस वक्त मुल्क की सलामती के मामलात हैं, इसलिए हम खामोश हैं, वरना स्पीकर कौमी असम्बली या वज़ीर आज़म के हवाले से अदम एतमाद का मामला भी ज़ेर बहस है और उस पर भी मुशावरत जारी है। और इस हवाले से मैंने उनसे फिर पूछा कि ये बानी पीटीआई से तो हमारे ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि एक मौका पर बात भी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हम स्पीकर या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दें तो ये तासुर जाएगा कि मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात में है और ये अपनी सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा जब सीज़ फायर ये हो जाता है, क्योंकि सीज़ फायर 18 तक है, तो लिहाजा इसके बाद हम देखेंगे कि मामला जिस वक्त पाकिस्तान भारत के बेहतर होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि गुज़श्ता 2 दिन में जो मीटिंग हुई है पीटीआई की मरकज़ी क़यादत की, जिसमें मुल्क भर से सदूर को बुलाया गया था, इसमें हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि फ़ैसला हुआ है कि तहरीक के लिए आगे बढ़ा जाए और यहाँ ये भी फ़ैसला किया गया कि सवाबी के मुकाम पर इकट्ठे होंगे और टेंट विलेज कायम किया जाएगा। और इसके अलावा पंजाब भर में से काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, वो एक आखिरी स्टेज होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर सवाबी में इकट्ठा हुआ जाए। तो ये तहरीक के लिए बानी पीटीआई ने जुनैद अकबर को भी कहा है। तो ये दूसरी तरफ ये जो बातें की जा रही हैं कोई बैकडोर रवाबित और डील के हवाले से, हमारे ज़राए इसकी तरदीद कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि इस हवाले से आप ये अहम बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो पीटीआई के अपने ज़राए वो भी कह रहे हैं कि कोई सियासी या गैर सियासी शख्स की इस तरह मुलाकात नहीं हुई है। इनफैक्ट आप ये कह रहे हैं पैरोल वाले मामले पर भी इमरान खान खफा हुए थे कि इससे तो डील का तासुर जाएगा, ये क्यों फाइल की गई। लेकिन फिर एक बात बताइएगा कि अभी ये जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ उसमें पहले 2 बहनों को मिलने दिया गया, फिर बाद में अलीमा खान जिनकी मुलाकात नहीं हो रही थी और वो बार बार कह रही थी कि शायद वो मंजूर नज़र है जिनकी मुलाकात हो जाती है, या हमें भी बताया जाए कि कहाँ से इजाज़त मिलती है, हम भी वहीं से इजाज़त लेंगे मुलाकात के लिए। तो अब उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हुकूमत ने फिर भी इस पूरे मामले में क्या थोड़ी सी अपनी पोजीशन में लचक दिखाई है, नरमी दिखाई है? देखिए, इस अलीमा खान की और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के पीछे स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर कानून के साथ होने वाली स्पीकर ऑफिस में मुलाकात है, क्योंकि जिस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तकरीर करनी थी पार्लियामान में, उस वक्त अपोजिशन के रहनुमा बशमूल आमर डोगर और बैरिस्टर गौहर गए और उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान एहतजाज नहीं करेंगे और कौमी इत्तेहाद का पैगाम देंगे, तो लिहाजा बदले में हमें मुलाकात तो करवाई जाए, जिस पर यकीन दहानी हुकूमत की जानिब से करवाई गई कि आपकी मुलाकात करवा देंगे। तो एक मरतबा ये मुलाकात हुई है, जबकि अब आतिफ खान समेत दीगर रहनुमा भी मुलाकात के लिए फिर गए, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। लेकिन जहाँ तक वो एक मुलाकात का मामला है, उस वक्त स्पीकर ऑफिस में उन्होंने तय किया था और इस वक्त पीटीआई वेट एंड सी की कैफियत में है कि मखसूस नशिस्तों का मामला सामने होता है, क्लियर होता है, तो उसके बाद हिकमत अमली बनाई जाएगी। अभी इस वक्त चीज़ें यूँ समझ लें कि लटकी हुई हैं, वाज़े क्लियर नहीं है या फैसला नहीं किया कोई। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर शराजी, आप हमारे से तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।